Hello and welcome all my dear student. Welcome to lecture number 10 of 9th Biology NEET Foundation. Thank you for such a huge response to this lecture series. तो इसके पहले हमने 9 लेक्चर बनाए हैं. ओके, अलग अलग सेल कंपोनेंट है उसमें, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो 9 लेक्चर आप देख लो अच्छे से, फिर यहाँ पर आ जाना. ठीक है, इसके और लगभग 4 लेक्चर बन जाएंगे, 4 से 5 लेक्चर. तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम आज. ओके, साइटो का मीनिंग होता है सेल. ओके, एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड. ओके, बायोलॉजी में प्लाज्मा वर्ड का मीनिंग होता है फ्लूइड. तो जो कुछ भी, अब ये देखो, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है सेल का. ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस. ये जो है ना गोल वाला, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस. तो लास्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में हम अंदर टाइम पास नहीं करेंगे. तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ना, न्यूक्लियर एनवलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी होता है, अब क्या क्या होता है देखेंगे, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म. किसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियर एनवलप से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कुछ भी होगा उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म. तो बेसिकली साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो इसके कंपोनेंट 4 होते हैं. 4 कंपोनेंट होते हैं. किसके? साइटोप्लाज्म के 4 कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट साइटोसॉल. क्या? साइटोसॉल. देखेंगे क्या होता है साइटोसॉल. उसके बाद साइटोस्केलेटन. क्या? साइटोस्केलेटन. देखो, बायोलॉजी जो साइंस है ये वर्ड याद करने का साइंस है, बाकी सब चीजें आसान होती है. अगर आप वर्ड को अच्छे से उसका प्रोनाउंस कर लोगे और अच्छे से रट्टा मार लोगे तो बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, तो पहला क्या? साइटोसॉल. दूसरा साइटोस्केलेटन. तीसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. और चौथा ऑर्गेनेलीज. ठीक है, तो 4 चीजों से बनता है साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में ये 4 चीजें होती हैं. तो सबसे पहले समझते हैं साइटोसॉल क्या होता है. तो साइटोसॉल यानी ये जो न्यूक्लियर एनवलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भी पानी है, पानी का सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं साइटोसॉल. तो लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है, इतने रीजन का, यहां से यहां तक के लेके रीजन का, मोस्टली उसमें पानी होता है, उसको बोलते हैं साइटोसॉल. अब साइटोसॉल क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस माने हर सेल में ये कॉमन होगा, हर सेल के साइटोप्लाज्म में ये 101% होगा ही होगा. ठीक है, तो साइटोसॉल एक बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोसॉल. तो ये पहला कंपोनेंट हो गया. किसका? साइटोप्लाज्म का पहला कंपोनेंट. अब दूसरा कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइटोस्केलेटन. तो ये जो कुछ भी लाइंस दिखाई दे रहे हैं, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन. अब आगे एक वर्ड लिखा हुआ है साइटोस्केलेटन विथ मोटार प्रोटीन. मोटार प्रोटीन यानी ये मूवमेंट कर सकता है, ये मूवमेंट करवाता है, या मूवमेंट करता है, या मूवमेंट करवाता है, इसलिए उसको क्या बोला गया? मोटार प्रोटीन. ये मूवमेंट के लिए काम आता है. क्या काम आता है आगे देखेंगे, डोंट वरी. तो ये देखो, अब ये 3 चीजें होती है इसमें. एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये जो है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है. क्या है ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स. उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स, जो फिलामेंट की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ये माइक्रोफिलामेंट है. ओके, तो ये जो है ऐसे जो फिलामेंट की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट. और उसके बाद होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट. मतलब एक होता है ट्यूब्यूल, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, और दोनों के बीच के शेप वाला जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट. क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट. अब ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है साइटोस्केलेटन, और ये बनता है मोटार प्रोटीन से. मतलब ये मूवमेंट करवाते हैं. ओके, सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया. किसका? साइटोप्लाज्म का. अब तीसरी जो चीज होती है साइटोप्लाज्म में, वो होती है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. मतलब इसके अंदर के बायोकेमिकल्स. कौन से केमिकल्स? बायोकेमिकल्स. अब कौन कौन से बायोकेमिकल्स होते हैं? एक तो होते हैं प्रोटीन्स. इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स. और दूसरी चीज होती है पिगमेंट्स. क्या? पिगमेंट्स. पिगमेंट्स माने जो कलर दे देते हैं, कलर्ड कंपाउंड जो कलर देते हैं उसको बोलते हैं पिगमेंट. जैसे हमारे जो स्किन सेल होते हैं ना, स्किन के सेल, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट का काम होता है कलर देना. क्या देना? कलर देना. अब देख लो, जो ब्लैक स्किन के या डार्क स्किन के ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके सेल में, उनके स्किन के स्केल में पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे. तो पिगमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो उनके
स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। ठीक है, तो पिगमेंट कुछ कलर दे देते हैं, ओके, कलर देने वाले कंपाउंड होते हैं उनको पिगमेंट बोलते हैं। सीधी सी बात है, जिनके स्किन का कलर डार्क है उनके स्किन के सेल के अंदर पिगमेंट ज्यादा है। अब जो ठंडे एरिया में रहते हैं पर्सन्स या ह्यूमन बींग्स, उनकी स्किन व्हाइट होती है। क्यों व्हाइट होती है? बिकॉज उनके स्किन के सेल में पिगमेंट्स कम होते हैं। पिगमेंट्स कम होने की वजह से उनके स्किन का कलर लाइट होता है। और जो ब्राउन कलर के या डार्क कलर स्किन होती है जिसकी, उनके सेल के अंदर, उनके स्किन के सेल के अंदर पिगमेंट्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। आई होप आप समझ रहे हो पिगमेंट। ठीक है, और उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी सप्लाइंग यूनिट होता है। उसके बाद लिपिड्स। ओके, तो ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब इसके अंदर के बायोकेमिकल्स हो गए। उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं उसको। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे भी एक लेक्चर बनेगा। उसके बाद गोल्गी एपैरेटस, इस पे भी एक लेक्चर बनेगा। डोंट वरी, ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन से परफॉर्म करने वाले हैं। इस पे एक लेक्चर आएगा सेपरेट, इस पे एक लेक्चर आएगा, इस पे एक लेक्चर आएगा। उसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वर्ड याद कर लो कि ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं सेल के जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, ये सब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, कैसा करते हैं, देखिए इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन, एक तो ये स्टोर हाउस है, किसके लिए, बायोकेमिकल के लिए। मतलब जो भी केमिकल इसमें प्रोड्यूस होते हैं वो स्टोर कहां पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अब कौन कौन से केमिकल, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड माने प्रोटीन को अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो उससे क्या बनेंगे, अमीनो एसिड। या इसके रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, अगर आप अमीनो एसिड को लिंक कर दोगे तो पॉली अमीनो एसिड चेन बनेगी, इसको बोला जाता है प्रोटीन। मान लो अगर ये प्रोटीन है तो इसमें का अगर ये जो एक कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। और एक चीज याद रखना चाहते हो तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सिर्फ रट्टा मार लो, बहुत काम आएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से समझोगे तो ये बॉन्ड होता है -CO-NH बॉन्ड, -CO-NH बॉन्ड। तो दो अमीनो एसिड के बीच में अगर -CO-NH बॉन्ड बन जाएगा और एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे तो बन जाएगा प्रोटीन, तो ये अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें कहां पर होती हैं, स्टोर साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड पे आऊंगा मैं लेक्चर के आखिर में, डोंट वरी। उसके बाद साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन मतलब ये जो अरेंजमेंट है तीन चीजों की, किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और दोनों के बीच के शेप वाले कुछ फिलामेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से, ये तीनों के नेटवर्क से एक स्केलेटन बनता है जो कि मूवमेंट के काम आता है। उसको वो भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं उसको, साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, मेंटेन्स शेल शेप। सेल का जो शेप है वो मेंटेन करने का काम करता है। इमेजिन करो ये अगर नहीं होता तो सेल ऐसे पिचक सकती थी या नीचे ऐसे फैल जा सकती थी। तो नहीं फैलने का रीजन क्या है, साइटोस्केलेटन। और दूसरी चीज, हेल्प मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्यों करानी है सर, मान लो कि अगर सब ये जो इसके अंदर के केमिकल है किसी एक ही जगह पर जमा हो जाए तो वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। तो उनकी जरूरत साइटोप्लाज्म की हर जगह में है, तो क्या कराना पड़ेगा हमें, ऐसे मूवमेंट कराना पड़ेगा। तो मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर के जो बायोकेमिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मान लो कंटेनर में आपने शक्कर डाली तो शक्कर एक ही जगह जाकर बैठ जाएगी ना। तो अगर उसमें अच्छे से मिलाना है उसको तो उसको हलाना पड़ेगा ना। तो ये हलाने का काम, मूवमेंट करने का काम कौन करता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये है साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन मतलब हम क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बनता है, ब्लड के जरिए वो ग्लूकोज सेल तक लाया जाता है। और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ओके, उसमें से ऑक्सीजन आता है। तो सेल के अंदर दो चीजें आई, एक तो ऑक्सीजन आया, दूसरा ग्लूकोज आया। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है, ऑक्सीडाइज मतलब उसका ब्रेकिंग करता है।
तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। तो ग्लूकोज के ब्रेकिंग को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्यों करते हो भाई ग्लूकोज की ब्रेकिंग? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वहां से एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में, ठीक है। अब सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और पायरोविक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। ओके, CH3CH2COOH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनने की, ओके, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म। तो ज्यादातर प्रोटीन कहां पर बनते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब जिसको थोड़ा सा नॉलेज होगा वो बोलेगी सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्पेरिकल लाइक शेप होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलता है? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस यहां पर बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और ये राइबोसोम्स कहां पर जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो यहां पर प्रोटीन बनता है सर, हमें पता है। तो मेरे भाई कुछ राइबोसोम्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और यही क्या करते हैं? ये भी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो पॉज करके बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, हो गया, ठीक है। समझो, साइटो मींस सेल, प्लाज्मा मींस फ्लूइड। तो सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये चार चीजों से बनता है। एक तो साइटोसोल जो ग्राउंड बेसिक सब्सटेंस है, जो पानी है। एक साइटोस्केलेटन जो ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स के अरेंजमेंट से बनता है, सेल के मूवमेंट में काम आता है। तीसरा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, मतलब कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं अंदर, ओके। और चौथा ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलकर बनता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस है। उसके बाद साइटोस्केलेटन है जो मोटार प्रोटीन से बनता है, मूवमेंट के काम आता है। और ये अलग अलग इसमें क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आ गया, पिगमेंट आ गया, पिगमेंट कलर देने का काम करते हैं, प्रोटीन आ गए, लिपिड्स आ गए। उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, देखेंगे हम डिटेल में ये अगले लेक्चर में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, और इसके फंक्शन क्या होते हैं? इट्स स्टोर हाउस ऑफ द बायोकेमिकल लाइक अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है देख लो, समझो। हाँ, क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, ओके, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी समझना? एक होता है पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तीन चीजें, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, समझना, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला के जैसे याद करो इसको। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ओके, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता सकता हूं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है आपको समझने की, उसकी अभी जरूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि न्यूक्लियोटाइड किधर गया भाई? न्यूक्लियोटाइड, ओके, यहां पर था ना बायोकेमिकल्स में, प्रोटीन, पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ओके। और ये फंक्शंस, स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, शुगर एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, या इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो आप। और न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इतना सिर्फ याद रखो, ठीक है। कि आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।